इस विधि व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारत के संविधान में लेख क्षेत्राधिकार, खंड 4, व्याख्यान 4। यहाँ रूपरेखा दी गई है। पहला व्याख्यान विशेषाधिकृत लेख के विकास का संक्षिप्त क्रम से संबंधित है। दूसरा व्याख्यान लेख क्षेत्राधिकार के असाधारण तथा वैवेकीय होने पर है। तीसरा व्याख्यान अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के लेख क्षेत्राधिकार से संबंधित है। आज का चौथा व्याख्यान अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के लेख क्षेत्राधिकार से संबंधित है। उच्च न्यायालय के लेख क्षेत्राधिकार को 3 उप शीर्षों में विभाजित किया गया है। यहां देखें, उपभाग ए, अनुच्छेद 226 सामान्यतः। उपभाग बी, अनुच्छेद 226 का विश्लेषण। उपभाग 3, अनुच्छेद 32 तथा 226 के मध्य भेद। आइए इन तीनों उपभागों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। उपभाग ए, प्रथम उपभाग, अनुच्छेद 226 सामान्यतः। अनुच्छेद 226 में आज 4 खंड हैं, केवल 4 खंड। आरंभ में इसमें 7 खंड थे। एक नया खंड जोड़कर संख्या 8 पहुंच गई। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी वर्तमान संख्या 4 पर आ गई है। अनुच्छेद 226 में प्रथम संशोधन 42वें संशोधन अधिनियम से किया गया था। द्वितीय संशोधन 43वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रभावी बनाया गया तथा अंतिम संशोधन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। यह संक्षेप में अनुच्छेद 226 का विधायी इतिहास है। अनुच्छेद 32 की भांति अनुच्छेद 226 भी उपचारात्मक है। दोनों का मूल आधार है, जहां अधिकार है वहां उपचार है। यूबी जस इबी रेमेडियम। यह ठीक है कि दोनों ही अनुच्छेद उपचारात्मक हैं, किंतु ध्यान रहे कि अनुच्छेद 226 का क्षेत्र अनुच्छेद 32 के सापेक्ष व्यापक है। एक अन्य बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूलाधिकार है।
किंतु अनुच्छेद 226 मूलाधिकार नहीं है। यह संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, मूलाधिकार नहीं है। अनुच्छेद 32 की भांति ही अनुच्छेद 226 न्यायिक पुनर्विलोकन का साधन है और न्यायिक पुनर्विलोकन भारत के संविधान की आधारिक संरचना का भाग है। अनुच्छेद 226 संविधान की आधारिक संरचना का भाग है। इस आशय का निर्णय एल चंद्र कुमार प्रति भारत संघ 1997 सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण निर्णय है। आइए अब उपभाग बी, उपभाग 2 को समझते हैं। अनुच्छेद 226 का विश्लेषण। अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 226 में 4 खंड हैं। पहला खंड रिट क्षेत्राधिकारिता से संबंधित है। इसमें उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार प्रावधानित है। इसमें विधिक पीड़ा से ग्रस्त व्यक्ति का संवैधानिक उपचार भी है। 2 बातें ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय का लेख क्षेत्राधिकार तथा विधिक पीड़ा से ग्रस्त व्यक्ति का संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 226 के खंड 1 का क्षेत्र यह है। अनुच्छेद 226 का खंड 2 इसे विस्तार देता है। इसे एक्सटेंशन क्लॉज या विस्तार खंड कहा जाता है। अनुच्छेद 226 खंड 1 में उच्च न्यायालय का लेख क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 226 खंड 2 इसका विस्तार करता है। तो खंड 2 विस्तार खंड है। अनुच्छेद 226 का खंड 3 एक पक्षीय अंतरिम आदेश के स्वतः निरसन से संबंधित है। एक पक्षीय एक्स पार्टे एक पक्षीय अंतरिम आदेश के स्वतः निरसन ऑटोमेटिक वैकेशन से संबंधित है। अनुच्छेद 226 का चौथा खंड स्पष्टीकरण की प्रकृति का है। यह स्पष्टीकारी है। अब हम प्रत्येक खंड का थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहां देखिए अनुच्छेद 226 का प्रथम खंड। यह खंड एक सर्वोपरि खंड है, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है।
अनुच्छेद 226 क्लास 1 एक नॉन ऑब्स्टेंट क्लास है, सर्वोपरि खंड है। इसे किंग क्लास भी कहते हैं। नॉन ऑब्स्टेंट क्लास वह उपबंध होता है जो किसी भी प्रतिकूल उपबंध से अप्रभावित रहते हुए प्रवर्तित होता है। अनुच्छेद 32 छोड़िए उसको। अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए अनुच्छेद 226 प्रवर्तित होगा। अनुच्छेद 226 के प्रथम खंड के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपने राज्य में, संबंधित राज्य में आदेश, निर्देश या लेख, जिसमें शामिल हैं ये 5 लेख भी जारी कर सकेगा। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध या उस शासन के विरुद्ध जो संबंधित राज्य के भीतर है। उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय क्षेत्राधिकारिता अर्थात संबंधित राज्य से बाहर किसी व्यक्ति, प्राधिकारी या शासन के विरुद्ध आदेश, निर्देश या लेख जारी नहीं कर सकता है। इस खंड के अंतर्गत मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु या किसी अन्य प्रयोजन हेतु भी, ध्यान दीजिएगा, मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु या किसी अन्य प्रयोजन हेतु आदेश, निर्देश या लेख जारी किया जा सकेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति या प्राधिकारी या शासन राज्य से बाहर है, राज्य से बाहर है, तो क्या उसे भी आदेश, निर्देश या लेख जारी किया जा सकेगा? सामान्य नियम तो यही है, नहीं, कदापि नहीं। किंतु इसका अपवाद अनुच्छेद 226 खंड 2 है। अनुच्छेद 226 खंड 2 उच्च न्यायालय के लेख क्षेत्राधिकार को विस्तार देता है। किस आधार पर? एक ही आधार है, एक ही आधार है। वाद कारण या तो पूर्णतः या अंशतः इस राज्य में ही उत्पन्न हुआ है। Cause of action has arisen in this very state। तो यदि उच्च न्यायालय जिस राज्य पर क्षेत्राधिकारिता रखता है उसी राज्य में पूर्णतः या अंशतः वाद कारण उत्पन्न हुआ है तो यह पर्याप्त होगा। इस आधार पर उच्च न्यायालय दूसरे किसी राज्य या क्षेत्र में निवासित व्यक्ति या स्थित प्राधिकारी उचित मामले में सरकार के विरुद्ध आदेश, निर्देश या लेख जारी कर सकेगा। टू 226 क्लास 2 एक्सटेंशन क्लास है ना। उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार जो सामान्यतः राज्य तक सीमित है, वाद कारण के आधार पर विस्तार लेता है। इसलिए अनुच्छेद 226 खंड 2 को विस्तार खंड भी कहते हैं। अनुच्छेद 226 के तृतीय खंड पर विचार कीजिए।
इसे एक उदाहरण से समझना चाहिए। मैं याची हूं, मैं पिटिशनर हूं। आपके विरुद्ध मैंने उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत किया। आप विपक्षी हैं या प्रत्यर्थी हैं, यू आर अपोजिट पार्टी और रेस्पोंडेंट। मैं पिटिशनर हूं। मैंने उस याचिका की प्रति आपको नहीं दी। उस याचिका के समर्थन में जो दस्तावेज संलग्न किए गए हैं, उन दस्तावेजों की प्रतियां भी मैंने आपको नहीं सौंपी। इतना ही नहीं, आपको सुनवाई का अवसर भी नहीं मिल सका और मैं याची एक पक्षीय अंतरिम आदेश ले उड़ा। ऐसे में आप घोर निराशा से ग्रस्त हो जाएंगे। न याचिका की प्रति मिली, न उसके साथ संलग्न किए गए दस्तावेज मिले और न ही सुनवाई का अवसर, और अंतरिम आदेश भी एक पक्षीय रूप से पारित हो गया। चाहे वह स्थगना आदेश हो, चाहे वह व्यादेश हो, चाहे वह अन्य किसी रूप में हो। आपकी पीड़ा समझी जा सकती है, आपकी निराशा समझी जा सकती है। आपको उपचार की आवश्यकता है। अनुच्छेद 226 का खंड 3 आपके लिए ही बनाया गया है। आपको क्या करना चाहिए? एक प्रार्थना पत्र तैयार कीजिए, एक एप्लीकेशन तैयार कीजिए। उस एप्लीकेशन की एक प्रति मुझे याची को भी सौंपिए और वह एप्लीकेशन उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दीजिए। उस प्रार्थना पत्र में यह सब बातें लिखिए। याची ने याचिका प्रस्तुत किया, उसकी प्रति मुझे नहीं दिया। याचिका के साथ अनेक दस्तावेज समर्थन में संलग्न किए गए थे, किंतु उसमें से किसी की प्रति भी मुझे नहीं सौंपी गई। और सबसे कष्टदायी बात यह है कि मुझे श्रवण का अवसर, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, भी नसीब नहीं हुई और मेरे विरुद्ध, आवेदक के विरुद्ध एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित हो गया। यह आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर उच्च न्यायालय इसे 2 सप्ताह के भीतर निस्तारित करेगा। 2 सप्ताह। 2 सप्ताह में यह आवेदन, क्या नाम है इस आवेदन का? एक पक्षीय अंतरिम आदेश के निरसन हेतु आवेदन। एक पक्षीय अंतरिम आदेश के निरसन हेतु आवेदन। यह आवेदन 2 सप्ताह के भीतर अंतिमतः निस्तारित होगा। मान लीजिए किन्हीं कारणों से 2 सप्ताह की सीमित समयावधि में प्रार्थना पत्र का निस्तारण न हो सके, लेकिन वो जो एक पक्षीय अंतरिम आदेश था वह स्वतः निरसित हो जाएगा 2 सप्ताह के बाद। देखा आपने? देखा? 2 सप्ताह में यदि अंतिम रूप से उसका निस्तारण नहीं हो सका तो यह स्वतः एक पक्षीय अंतरिम आदेश निरस्त हो जाएगा और आवेदक को राहत मिलेगी। अनुच्छेद 226 का 4th खंड, अंतिम खंड, यह एक प्रकार का स्पष्टीकरण है। अनुच्छेद 226 में किसी बात के होते हुए
यह ध्यान रखा जाए कि यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद 32 की शक्तियों को न्यूनीकृत या अल्पीकृत नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। अतः यदि उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कोई आदेश, निर्देश या लेख जारी किया गया है, तो वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 32 पर चोट नहीं कर सकता, उसे अल्पीकृत या डेरोगेट नहीं कर सकता। इस आशय की घोषणा या स्पष्टीकरण अनुच्छेद 226 के खंड 4 में निर्दिष्ट है। अब आइए उपशीर्षक सबहेड सी पर, तृतीय खंड पर। अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 में मुख्य भेद बिंदु क्या है? सुनिए इनको। पहला, अनुच्छेद 32 का संबंध सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से है, जबकि अनुच्छेद 226 का संबंध उच्च न्यायालय के लेख क्षेत्राधिकार से है। दूसरा भेद देखिए। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूलाधिकार है तथा इसे संविधान के भाग 3 में स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 226 कोई मूलाधिकार नहीं है, यह एक संवैधानिक अधिकार या संवैधानिक उपचार है। इसे भाग 6 में स्थान दिया गया है। तीसरा, अनुच्छेद 226 का क्षेत्र अनुच्छेद 32 के सापेक्ष व्यापक है। आप तृतीय व्याख्यान में पढ़ चुके हैं कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय केवल मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु निर्देश, आदेश या लेख जारी कर सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। किंतु यह अनुच्छेद 226 से भिन्न है। अनुच्छेद 226 में मूलाधिकारों के प्रवर्तन के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी निर्देश, लेख जारी किए जा सकेंगे। एक दूसरी दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 32 का क्षेत्र व्यापक है, 226 के सापेक्ष। यह कैसे? यह ऐसे, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय न्यायालय है, उसके द्वारा जारी किए गए निर्देश, आदेश या लेख संपूर्ण भारतीय भू क्षेत्र में प्रवर्तित होंगे। उच्च न्यायालय राज्य के भीतर सीमित क्षेत्राधिकार रखता है, अतः उसके द्वारा जारी किए गए निर्देश, आदेश या लेख सामान्यतः संबंधित राज्य के भीतर ही प्रवर्तित हो सकते हैं। तो इस दृष्टि से अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 की अपेक्षा व्यापक है। अंतिम भेद बिंदु, अनुच्छेद 32 निलंबित किया जा सकता है। याद करें अनुच्छेद 32 का खंड 4, 32 का खंड 4 संविधान के अनुसार अनुच्छेद 32 निलंबनीय है। अनुच्छेद 232 तो निलंबनीय है, किंतु अनुच्छेद 226 निलंबनीय नहीं है।
इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।